बच्चों, तो आपको मैंने जो होमवर्क दिया था कि आपने उसे पूरा किया या नहीं किया। अब देखो, आप तो मेरे सामने नहीं हो तो मैं तुमसे क्वेश्चन तो अभी नहीं पूछ सकता, लेकिन आपको मेरे होमवर्क को पूरा करना चाहिए, है ना। उसका क्या इंपॉर्टेंस था, उस होमवर्क का क्या इंपॉर्टेंस था, ये मैंने आपको अपने वीडियो में ओरिएंटेशन क्लास के दिन आपको मैंने बताया था। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपने अपने होमवर्क को पूरा किया होगा। ऐसे भी अभी आप 10th पास किए हो, अभी पूरा जोश आपके अंदर होना चाहिए कि हम लोग को पढ़ाई शुरू करनी है ना। हम लोग को देखो बहुत आराम तो बहुत मिल गया ना अपने को, लेकिन अब क्या है ना कि सिंसियरली पढ़ाई करनी है। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, 2 दिन का टाइम दिया था आपको मैंने, सैटरडे और संडे। ओके, तो 2 दिन तो हो गया। आपने उस 2 दिन में अपने सारे जो मैंने टर्म्स बताए थे, याद करो कौन कौन से टर्म्स बताए थे। 9th क्लास के शुरू के 3 चैप्टर्स को मैंने कहा था ढंग से पढ़ के आने के लिए, मोशन को, न्यूटन्स लॉ को और वर्क पावर एनर्जी को। ओके, आई होप कि आपने उसको देख लिया होगा। प्लीज आप जब मैं बोलूं तो आप सिंसियरली उसको फॉलो करें, ठीक है। इसके साथ तो आज से हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, और मैंने एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मैथमेटिकल टूल्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स जो हमें पढ़ना है, जो हमें फिजिक्स में काम आएगा। बिना उसके हम लोग वो जो ब्रिज का काम करेगा वो यही करेगा, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ आप चूंकि अब अभी अपना क्लास शुरू हुआ मंडे से, तो अभी क्या है ना कि आप ना नोट्स साथ साथ बनाते रहो, ठीक है ना। एक भी आप अगर वीडियो को लैग करोगे, अगर आपके पास वीडियोस काफी इकट्ठा हो गई और आप नोट्स नहीं बनाओगे, तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो वीडियोस तुम्हारे अपलोड होंगे वो 12 to 12:30 के बीच में, है ना। तो आप उस बीच में एकदम से, ठीक है ना, उस बीच में आप अच्छे से बैठिए और उसी दौरान देखिए। ये नहीं कि इवनिंग में देख लेंगे, वीडियोस आ गए तो इवनिंग में देख लेंगे। अगर अभी से ये रवैया रहेगा तो फिर आप में देखो किसी टाइप से डिसिप्लिन नहीं आएगा, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो आपको जो है स्टार्टिंग से अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। जिस दिन जो वीडियो आए उस दिन 2-4 घंटे के अंदर आप नोट्स बनाएंगे और उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई और आपने होमवर्क कर लिया होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं आज हमारा टॉपिक, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स मैंने पहले ही बोल रखा है आपको कि ये वो मैथमेटिक्स है जो हमें सीखना है फिजिक्स को डील करते समय। ऐसे भी आपको कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। लैंग्वेज मीन्स क्या, जैसे कोई बोलता है लैंग्वेज, तो तुमसे अगर कोई पूछे कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, अभी देखो मैं तुमसे जो कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, मैं चीजों को जो डिस्क्राइब कर पाऊंगा वो इसलिए क्योंकि मुझे एक लैंग्वेज आती है ना। मुझे एक लैंग्वेज आती है जिसकी वजह से, अगर मान लो कि मेरे को बोलना ही नहीं आता, ना हिंदी बोलना आता ना कोई और लैंग्वेज, तो मैं कैसे अपनी बात आप तक पहुंचा पाता, मैं कैसे चीजों को डिस्क्राइब कर पाता। तो मेरे को अगर डिस्क्राइब करना है, आप तक अपनी बात को पहुंचाना है, तो मेरे को कोई एक जरिया चाहिए, कोई एक लैंग्वेज चाहिए जिसमें मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूं। तो ठीक इस तरीके से ही फिजिक्स जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए। कैसे, तो एक एग्जांपल मैं देता हूं। देखो, जब तुमने आज होमवर्क किया होगा तो तुमने ये भी देखा होगा, तुम पढ़ के आए होगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, क्या पढ़ा तुमने न्यूटन सेकेंड लॉ में, कि अगर कोई बॉडी है, मान लो कहीं पे कोई बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया, ठीक है, कोई बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर आपने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स एक्सर्ट किया। एक्सर्ट मतलब लगाना, बल लगाया, फोर्स लगाया। तो देखो फोर्स अगर हम लोग लगाएंगे, क्लियर है, तो मान लो ये फोर्स जो है आपका 10 न्यूटन का है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो फोर्स का यूनिट कितना है, 10 न्यूटन। और ये रह गया इसका मास। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है ना। किसी भी बॉडी में जो मास होता है, मास दिया हुआ है 4 kg। जस्ट सी, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन,
और मास कितना है 4 kg। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है दोस्तों कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स एक्सर्ट करोगे, एक्सर्ट मतलब फोर्स लगाना, तो इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब फोर्स लगाओगे तो वो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब ये एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, त्वरण आप देखेंगे। और एक्सेलरेशन भी आपको 9th क्लास में जो चैप्टर में बोला वहां उसका डेफिनेशन है। बताओ बच्चों क्या होता है एक्सेलरेशन? तो दोस्तों एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में वेग में परिवर्तन के दर को, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ओके, चलो, तो न्यूटन ने कहा कि फोर्स लगाओगे, ठीक है ना, न्यूटन ने कहा फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो सवाल यह है कि कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, हाउ मच, क्योंकि फोर्स तो लगा दिए, एक्सेलरेशन पैदा भी हुआ, कितना होगा? तो उसके लिए न्यूटन ने फॉर्मूला दिया कि आप फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सोचो फोर्स की जगह हम लोग लिख दिए 10 न्यूटन और मास की जगह हम लोग लिख दिए 4 kg। अब तुम कहोगे ये तो बहुत आसान है सर, ये हो गया 2.5, इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें डिवीजन नहीं आता, अगर तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता, अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो क्या इसको तुम सॉल्व कर पाते? हम इसको इसलिए सॉल्व कर पा रहे हैं ना क्योंकि वी नो हाउ टू डिवाइड, वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अपने को नहीं आता, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? एब्सोल्युटली नो, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अपने को डिवीजन भी जानना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन भी आना चाहिए। और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन किसका हिस्सा है? तो सोचो, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन किसका हिस्सा है? तो बच्चों वो मैथ का हिस्सा है। इसका मतलब मैथ जो है, मैथ की वजह से हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और हमारा ये आंसर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि देखो, फिजिक्स में तुम एक कदम आगे नहीं चल सकते हो विदाउट मैथमेटिक्स। अब सवाल यह है कि सोच रहे होगे कि सर ये मैथ तो हमें आती ही है, मल्टीप्लाई और डिवीजन तो मैंने स्टैंडर्ड 1 में ही सीख लिया था, स्टैंडर्ड 2 में ही, ये क्या अभी थोड़ी सीखने का टाइम है? बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको पूरी मैथ थोड़ी सिखा रहा हूं, मैं आपको वो मैथ बिल्कुल नहीं बता रहा हूं जो आप पहले से जानते हो। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, a+b का होल स्क्वायर, यानी थोड़ा बहुत जो अलजेब्रा आप जानते हो या जो थोड़ी बहुत आप ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति जानते हो, वो मैं थोड़ी बताऊंगा, क्योंकि मैं ये अज्यूम करूंगा कि 10th तक जो मैथमेटिक्स जो होती है सिलेबस में वो आपको आता है। मैं तो वो मैथमेटिक्स बताऊंगा जो आपको अभी तक 10th तक नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि वो कौन सी मैथमेटिक्स है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। कैलकुलस तुम्हें पढ़ना है यहां पे 11th 12th में, तो वो तो तुम्हारे मैथ वाले मैथ वाले टीचर पढ़ा देंगे। लेकिन कैलकुलस जब तक वो पढ़ाएंगे तब तक मैं वेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मेरे को पहले चैप्टर से ही मैथमेटिक्स की जरूरत है। तो वो निश्चित तौर पे आपको कैलकुलस बताएंगे, लेकिन जब तक वो बताएंगे तब तक तो फिजिक्स में कई चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे जहां मेरे को कैलकुलस चाहिए, है ना बच्चों? तो मैं कैलकुलस आपको बताऊंगा। अब उतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा जितना मैथ वाले बताते हैं, क्योंकि वो उनके लिए सब्जेक्ट है और मेरे को बस वही कैलकुलस सीखना है, वही मैथमेटिक्स सीखना जो मेरे फिजिक्स में यूज होने वाला है। क्योंकि दरअसल हम लोग तो यहां फिजिक्स पढ़ने के लिए आए हैं ना। तो फिजिक्स में जितनी जरूरत है, फिजिक्स में जितनी मैथमेटिक्स चाहिए, वो मैं आपको आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। क्लियर है? क्योंकि अच्छा, खासकर तुम में से जो बायो है, जो नीट की तैयारी करेगा, जिसका बायो का स्ट्रीम है, तो उसको तो मैथ कहीं पढ़ना, उसको तो मैथ में ही बताऊंगा। मैथ वाले को तो ठीक है, मैथ में भी उसे कैलकुलस बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बायो वाले को जो भी मैथमेटिक्स सीखना है वो तो फिजिक्स वाले से ही सीखेगा ना। तो इसलिए बच्चों आप सोचो कि मैं बस आपको इसका इंपॉर्टेंस बता रहा था कि इफ
अगर हम लोग डिवीजन नहीं जानते, इफ वी डोंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई, क्या कभी हम इसका आंसर निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स के तो सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे नहीं होंगे। ढेर सारे क्वेश्चन में कैलकुलस होगा और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री जानना पड़ेगा, जो हम लोग यहां सीखेंगे। आगे बात समझ में? तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। तो सवाल को अब क्वेश्चन ये उठता है हम लोग के दिमाग में कि अब हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करेंगे। तो सुनो, तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर फिर मैंने ये टर्म क्यों लिखा, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सीधा मैथमेटिकल टूल पे क्यों हम नहीं गए। तो सुनो, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखो, मैथमेटिक्स में नॉर्मली सिंबल यूज किया जाता है y एंड x का। जैसे कोई इक्वेशन ही लिखना हो तो y इक्वल टू mx, है ना, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे होंगे। तो पूरे मैथमेटिक्स को डील करते समय, या जब मैं डिफरेंशिएशन बताऊंगा तो ये लिखूंगा dy बाई dx, या इंटीग्रेशन करना होगा तो y, अभी घबराना मत, ये सब देख के कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बस आप देखते जाओ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, y dx का इंटीग्रेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये y x, इसको देखने से ना वो फिजिक्स वाली फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि y x एक क्वांटिटी हो गई, ऐसे ही जो हम लोग मैथमेटिक्स में मानते हैं। लेकिन अगर सोचो इस y के जगह मैं यहां पे वेलोसिटी लिख दूं, x के जगह यहां टाइम लिख दूं, तो आपका फीलिंग थोड़ा बढ़ जाएगा कि अच्छा वेलोसिटी, अच्छा टाइम। यही पे देख लो, यहां पे मैं लिख दूं ये काइनेटिक एनर्जी, यहां पे लिख दूं टाइम, तो आपको लगेगा कि अच्छा काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में रिलेशन है, यानी काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में रिलेशन है। तो फिजिक्स के टर्म्स अगर मैथमेटिक्स में डाल दिए जाएं तो इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ऐसे मैं चाहूं तो सिर्फ y x पे ही पूरा एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन उससे क्या होगा ना कि सिर्फ आप मैथमेटिक्स सीख पाओगे। हमें क्या सीखना है, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन इन फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स को फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए अपने को फिजिक्स के कुछ क्वांटिटीज, कुछ टर्म्स के बारे में पहले से जानना होगा, ताकि मैं उसका यूज कर सकूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसलिए आपको मैं बोल रहा था कि आप 9th क्लास से जैसे वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन चीजों के बारे में पढ़ लोगे तो यहां पे मेरे को यूज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो फिर तुम सोचोगे वेलोसिटी क्या है, तो आप ना थोड़ा पढ़ लो वेलोसिटी, इसलिए मैं बोला। और मैं भी बता देता हूं, ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ो। अब मैं ये जो सब इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो मैं बात कर रहा हूं ना, मैं इन्हीं टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिसको मैथमेटिक्स में यूज मैं करूंगा। तो सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां वेलोसिटी बताऊंगा तो वेलोसिटी होगी, आगे तो अपने को अलग चैप्टर है ही इन सब के ऊपर। लेकिन अभी मैथमेटिक्स को डील करने के लिए इन टर्म्स को मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा, जिससे कि आपको यूज करना क्या हो जाए, आसान, है ना। तो हर चीज जो हम लोग पढ़ते हैं उसका गोल पता होना चाहिए कि आखिर ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो सब इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने का पीछे रीजन ये है कि इन टर्म्स की मदद से हमें मैथमेटिक्स में हम यूज कर सके उनको, और फिर इससे मैथमेटिक्स ढंग से हम लोग सीख सके। और जब मैथ सीख जाएंगे तो सीधा बात है फिजिक्स के चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए, तो हम लोग आप अपने बुक कॉपी पे हेडिंग दे दीजिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग टर्म्स के बारे में सीखेंगे जो आपके सामने आएगा। ओके, तो आप हेडिंग दे दो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। मैं इसको रब कर देता हूं। तो सबसे पहला टर्म जो हम लोग यूज करेंगे अभी, वो क्या करेंगे, सो देखो। सबसे पहला टर्म होगा फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला टर्म जिसको मैं बार बार बोलूंगा, तो बस यही है, ये आपको एकदम स्मूथ लैंडिंग जिसको बोलते हैं ना, एकदम सावधानी से चीजों में उतारना, बस वही मैं कर रहा हूं। ये जो शुरू के 2-3 लेक्चर होंगे वो समझ लो कि आपको एकदम स्मूथली 10th से 11th में मेरे को पहुंचाना है।
वो बीच का, ये बहुत मतलब समझो कि ये बहुत जरूरी है ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। तो जैसे मैं बार बार यूज करूंगा फिजिकल क्वांटिटी, बहुत, इसको हिंदी में बोले तो भौतिक राशि। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो सीधी सी बात है, फिजिक्स को डील करने के लिए जिन क्वांटिटीज का आप यूज करेंगे, जैसे मान लो एक कार है ना, रोड पे मूव कर रही है कार या रुकी हुई है, जो भी है, तुम्हें कोई कहेगा कि इस कार के मोशन को, कार के गति को, मोशन को डिस्क्राइब करो, वर्णन करो, कार के मोशन को डिस्क्राइब करो। तो अब आपके दिमाग में क्या क्या आएगा कि कैसे इसको डिस्क्राइब करें? तो तुम सोचोगे अच्छा कार की पोजीशन यहां पे है, पोजीशन मतलब कहां पे है, स्थिति, स्थिति है ना, तो पोजीशन एक वर्ड हो गया। फिर तुम बोलोगे अच्छा कार यहां से वहां मूव करके गई, तो कितनी दूरी गई, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वर्ड यूज हो गया यहां पे, डिस्टेंस भी यूज हो सकता है अगर पाथ के लेंथ को देखें तो। फिर तुम ये यूज कर सकते हो कि कार किस स्पीड से गई, तो स्पीड टर्म यूज की है। फिर तुम ये बोल सकते हो कि कार रास्ते में जब जा रही थी तो इसने अपने स्पीड को बढ़ाया, और इसके स्पीड के बढ़ने का जो दर है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड बढ़ने का दर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड में ही आगे चल के हम लोग सीखेंगे, जब डायरेक्शन डाल देंगे तो बन जाएगा वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन, त्वरण, हिंदी में बोले तो त्वरण। तो दिमाग में ये आएगा अपने को कि जब हम लोग कार, तो सीधी सी बात क्या होगी, जब किसी कार के मोशन को डिस्क्राइब करना हो तो कौन कौन से टर्म तुमने यूज किया कि कार की पोजीशन कहां पे है, कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कार की वेलोसिटी क्या थी, कार के पास एक्सेलरेशन क्या था। तो ये जो तुम टर्म सुन रहे हो ना, ये इस पूरे फिजिकल प्रोसेस को, इस भौतिक प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में आपने इतने टर्म्स का यूज किया। ये तो एक एग्जांपल हो गया। जैसे रूम में देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कैसे करेंगे, पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल, कितना वोल्टेज है ना, पोटेंशियल को हिंदी में विभव बोलते हैं और इंग्लिश में पोटेंशियल ही बोलेंगे। वोल्टेज कितना है, करंट कितना है ना, उसके बाद चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो ये सब जो क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी मतलब राशि, ये सब जो क्वांटिटी हो गई, पोटेंशियल, आपका करंट, चार्ज, ये सब जो क्वांटिटी है, जो कार वाला बताया और ये बताया, मतलब मैं एक साथ बोल देता हूं, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट, चार्ज, पोटेंशियल, भाई ये जितनी भी क्वांटिटी आप सुन रहे हो ना, दीज ऑल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यही समझना, ऑल दोज क्वांटिटीज which are used to explain any physical process is called physical quantities. Okay, तो मैं ये लिख देता हूं, these are the quantities which are used to discuss any physical process, any physical process। तो किसी फिजिकल प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए जिन क्वांटिटीज का हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी की क्या कैरेक्टर हो सकती है। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक कैरेक्टर तो सर्टेनली प्रेजेंट होगा और दूसरा मे बी और मे नॉट बी। एक में हम लोग लगा देते हैं मस्ट बी, मस्ट बी का मतलब समझ गए बच्चों,
मस्ट बी मतलब ये होना ही होना है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा मे बी। अब इसका मतलब भी मैं बताऊंगा कि पहली प्रॉपर्टी क्यों मस्ट लगा हुआ है और दूसरा में मे क्यों लगा हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी फिजिकल क्वांटिटी की होगी, तो वो होगी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब समझो, इस पे मे बी पे मैं अभी आ रहा हूं। मैग्नीट्यूड का मतलब समझो। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ दोस्तों, मात्रा, हिंदी में बोले तो मात्रा। जैसे फोर्स, तुमने कहा कि मैं फोर्स लगाऊंगा, तो सामने वाला निश्चित तौर पे पूछेगा कितना लगाओगे, है ना। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि केवल फोर्स बोलने से नहीं होगा, तुम उसका अमाउंट भी पूछोगे। जैसे मान लो किसी ने कहा कि चलो आज तुम्हें मैं कुछ मिठाइयां खिलाता हूं, तो तुम्हारे दिमाग में ये भी बात आएगी कि क्या मिठाई का एक मॉलिक्यूल खिलाएगा या 2 मॉलिक्यूल, या पूरी की पूरी डब्बा मेरे पास भिजवा देगा। तो आप ना मैग्नीट्यूड के बारे में सोचते हो, मात्रा, वही होगी मात्रा। तो हर एक क्वांटिटी के का जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो उसके उसी मैग्नीट्यूड से मेजर किया जाता है। अब जैसे मैं बोलूं कि चलो तुम्हें मैं कार पे घुमाने ले जाता हूं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो उस समय तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकती है कि कार की वेलोसिटी क्या होगी। अब कार मूव करेगी तो कार 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ही मूव कर सकती है, तो उससे तो तुम बोलोगे बेहतर है कि हम लोग पैदल चल लें, या कार बहुत फास्ट भी चल सकती है। तो मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट। तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हो 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर, तो हर एक क्वांटिटी में कोई भी फिजिक्स का ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड ना हो, तो वो क्वांटिटी मीनिंगलेस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ओके, तो ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को, मैग्नीट्यूड होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी में। एक जो इंपॉर्टेंट शर्त है वो क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होना ही होना चाहिए। दूसरा है मे बी। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये कौन सी क्वांटिटी होगी, तो बच्चों एक क्वांटिटी और है जिसका नाम है डायरेक्शन। जब हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ लेंगे तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर्स, उसमें तुम देखना इन सब पे बहुत बात होगी। लेकिन फिलहाल चूंकि हम लोग स्टार्ट किए इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो इसको देखना होगा। तो क्या लिखा हुआ, मे बी। तो फिजिकल क्वांटिटीज में एक चीज और हो सकता है जिसका क्या नाम है, डायरेक्शन। डायरेक्शन हो भी सकता है, डायरेक्शन नहीं भी हो सकता है। जैसे अब मैं बोलूं कि मेरे को 50 किलोमीटर जाना है, तो 50 किलोमीटर तो ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा, किधर जाना है, साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है ना भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, हिंदी में बोले तो विस्थापन, तो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। फोर्स में भी यही हाल है। फोर्स में अगर मैं बोलूं कि 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है, अप्लाई बोलो या एक्सर्ट बोलो, दोनों का मतलब सेम है, लगाना। फोर्स लगाने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एक्सर्ट। एक्सर्ट बोलना या अप्लाई करना। तो फोर्स लगाना है, तो कहोगे कितना लगाना है, तो ठीक है भाई 6 न्यूटन लगाना है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है, किधर लगाना है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, समझ गए ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन तो चाहिए भाई। या कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में बात करें तो एक्स के लॉन्ग लगाओगे कि वाई के लॉन्ग लगाओगे या जेड के लॉन्ग लगाओगे। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये क्वांटिटी, जो कुछ क्वांटिटी में दोनों चाहिए। लेकिन अब फिर एक क्वांटिटी सुनो जिसका नाम है मास। जैसे हम लोग को कोई पूछता है कितना मास है, तो लोग 60 केजी, 80 केजी, 90 केजी जो भी बोलते हैं, 40 केजी, 50 केजी, एनीथिंग। तो तुमने ये तो बोल दिया कि सर मेरा वजन, मेरा वेट, मेरा मास 60 केजी है। ओके, बोल दिया तुमने 60 केजी। तो 60 केजी तो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें डायरेक्शन ही बताने का जरूरत है? क्या तुम ये भी बोलोगे कि मेरा मास 60 केजी नॉर्थ की ओर है?
ये सुन के तो हंसी आती है भाई, नॉर्थ की ओर 60 kg, साउथ की ओर, ऐसे थोड़ी होता है भाई। किसी का पेट निकल गया नॉर्थ की तरफ, वो अलग चीज, वो सब मत सोचना। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे कि मास एक ऐसी क्वांटिटी हुई जिसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड नीडेड है। वी डोंट नीड डायरेक्शन, वी डोंट नीड डायरेक्शन। ओके, तो अब ऐसे और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था कि मैग्नीट्यूड मस्ट बी, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, बट दे मे हैव और मे नॉट हैव डायरेक्शन। तो इस तरीके से बच्चों फिजिकल क्वांटिटी के ये दो चीज हो गए। अब आगे चल के जब हम लोग मैथमेटिकल टूल खत्म कर लेंगे ना, या तुम पढ़ भी, हो सकता है तुमने 10th 9th में पढ़ा भी होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दे मस्ट फॉलो ट्रायंगल ऑफ एडिशन, आगे की बात है, हम लोग देखेंगे। स्केलर्स हैव मैग्नीट्यूड ओनली, दे डोंट हैव डायरेक्शन जनरली, है ना, ये सब आगे की बात है। लेकिन फिलहाल तुम अभी ये समझो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया कि उनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो आप इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म है अपना चेंज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहोगे चेंज, ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल है। चेंज का मतलब तुम्हें पता है परिवर्तन, और ये एक ऐसा टर्म है जिसको कई जगह कई तरीके से यूज करते हैं। अब जैसे तुम तो डे टू डे लाइफ में 100 रुपीज का चेंज भी मांग लेते हो किसी से, या 500 रुपीज का चेंज, वो चेंज अलग है। या ड्रेस चेंज कर लेना, वो भी चेंज अलग है। मेरा यहां पे जो कंसर्न है वो फिजिक्स के क्वांटिटीज को के चेंज को लेके। तो अब चेंज है क्या, बहुत सिंपल है। तो चेंज के बारे में हम लोग बोलेंगे, इट इज डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। देखो चेंज जो है आपका, इट इज डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको चेंज बोलते हैं। अब हम लोग कई सारा चीज यहां पे टर्म आ गया जिसको अब एक एक करके मैं क्लियर करता हूं। पहला तो आपको ये चीज जान लेना चाहिए, व्हाट इज फाइनल, व्हाट इज इनिशियल। तो सुनो, फिजिक्स में जब कभी भी किसी फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं, किसी फिजिकल फेनोमेनन की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग ना एक इंटरवल लेते हैं, देखने का एक समय तय करते हैं कि भाई ऐसा है कि 11 बजे 11 o'clock से स्टार्ट करना है देखना और 2 o'clock तक देखूंगा। किसी भी मोशन को मान लो मैं ऑब्जर्व करने गया तो मैंने पहले ही बोल दिया भाई ऐसा है, मेरे पास समय की कमी है, 11 o'clock से मैं देखना शुरू करूंगा और 2 o'clock तक देखूंगा पूरे जर्नी को, 3 hours। तो 11 o'clock जो हो गया मेरे लिए, ये हो गया आपका इनिशियल, जब आपने चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू किया। और जब आपने चीजों को देखना बंद किया कि अब नहीं देखना है, वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया फाइनल। तो कोई भी चीज इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल हो गया जब उसको आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किए, उस समय की वैल्यू, और फाइनल वो हो गया जब आपने देखना बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपने वेट का वेरिएशन ही देखो। किसी ने मान लो अपने वेट के ऊपर में अपना वजन साल भर कैसे चेंज हो रहा वो देखने का सोचा। तो उसने सोचा मार्च मंथ से लेके अगस्त तक, मार्च टू अगस्त के बीच में मैं देखना चाहता हूं कि वेट में कैसा वेरिएशन, कैसे चेंजेज आए। तो सबसे पहले वो मार्च में अपना एक वजन
अपना वेट को मेजर करेगा और फिर अगस्त में करेगा। तो मार्च वाला वेट हो जाएगा इनिशियल और अगस्त वाला हो जाएगा फाइनल। तो मार्च में मान लो वो 60 केजी का था, मार्च में 60 केजी का था, तो इनिशियल वेट कितना हो गया 60, एंड अगस्त में मान लो वो 66 केजी का है, 66, तो वो वेट हो गया फाइनल। तो अगर 66 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, 6 निकल के आएगा। तो फाइनल हो गया 66, इनिशियल हो गया 60 एंड डिफरेंस इज 6 केजी। तो ये जो डिफरेंस आया 6 केजी, दिस इज चेंज। तो चेंज मीन्स नथिंग बट इट इज डिफरेंस ऑफ फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। यू जस्ट हैव टू से कि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज। फाइनल में से इनिशियल को घटा लो तो क्या मिल जाएगा, चेंज। तो बच्चों मैंने यही लिखा है कि इट इज डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स मैं यहां लिख दूं ठीक से, फिर से, चेंज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल। अब जैसे देखो, अगर मैंने लिखा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, VF माइनस VI। ये F और I का मतलब समझ में आया तुम्हें? F का मतलब हो गया VF इज द फाइनल वेलोसिटी एंड VI इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके दोस्तों, तो किसी में भी चेंज निकाल सकते हो। चेंज इन मास, चेंज इन मास, तो ये क्या हो जाएगा, MF माइनस MI। वेरी सिंपल, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। और फाइनल और इनिशियल का तो डेफिनेशन तुम समझ ही रहे हो कि फाइनल कैसे होगा और इनिशियल का मतलब क्या हुआ। फाइनल जो कि जिसके बाद तुमने मेजरमेंट या वो एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दिया, दैट इज फाइनल। और जब से तुमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो उस समय की जो वैल्यू होगी वो होगा इनिशियल। ओके बच्चों, अब बात आती है कि चेंज जो है, चेंज ये आइदर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अब ये जो चेंज है बच्चों, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि चेंज पॉजिटिव कब होगा, तो चेंज पॉजिटिव कब होगा, सोच के देखो। डिफरेंस, दो क्वांटिटी का डिफरेंस पॉजिटिव तब आएगा जब फाइनल ग्रेटर होगा इनिशियल से। तो पॉजिटिव तब होगा व्हेन फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल। और नेगेटिव कब होगा, जब फाइनल इज लेस देन इनिशियल। जब फाइनल बड़ा होगा इनिशियल से तो पॉजिटिव, और जब फाइनल छोटा होगा इनिशियल से तो नेगेटिव। तो फाइनल बड़ा होने का मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा कि वो क्वांटिटी इंक्रीज कर रही होगी, इंक्रीजिंग। ऐसे जब मैं एरो दूं ना, ऐसे एरो दूं, इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज। तो जब वो इंक्रीज कर रही होगी, इंक्रीज मतलब बढ़ना। फाइनल तभी तो ज्यादा होगा, मान लो 60 केजी के हो और फाइनल ज्यादा है, मतलब 60 से ज्यादा ही होगा कोई 70, तो 70 माइनस 60 प्लस 10 आ गया। तो जब भी चेंज पॉजिटिव आने का मतलब ही है कि क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। और चेंज नेगेटिव कब होगा, जब फाइनल छोटा होगा इनिशियल से। इट मींस कि क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। ओके, चलो इसको लिख लो, फिर मैं और चेंज के ऊपर बताता हूं चेंज और क्या होता है। लिख लो इसको। तो बच्चों अब हम लोग चेंज के बाद दो टर्म सीखेंगे। देखो, पहला टर्म है डेल्टा। इसका साइन इस तरीके से ट्रायंगल होगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा। अब ये डेल्टा पूरे फिजिक्स में तुमको बार बार मिलेगा, पूरे फिजिक्स में डेल्टा बार बार आपको दिखेगा। अभी अपने को समझना है कि ये डेल्टा है क्या। तो सबसे पहले देखो मैं क्या लिखता हूं कि ये जो साइन तुम्हें जब भी दिखे, डेल्टा जब भी दिखे, तो यहां हम लोग लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स
it represents significant change in physical quantity। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं समझाऊं जरा आपको कि ये सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। देखो, सिग्निफिकेंट का अगर हिंदी मीनिंग समझे तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है वो जिसकी वैल्यू हो, जिसको हम लोग महत्व दे सकें, दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज सिग्निफिकेंट। तो बच्चों, अगर डेल्टा किसी के भी आगे लगा हुआ है तो डेल्टा टोटली रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट चेंज। इट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखो, अगर मैंने लिखा डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई मीन्स व्हाट? डेल्टा वाई मीन्स वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, क्योंकि डेल्टा का मतलब ही होगा चेंज, और डेल्टा का मतलब अगर चेंज होगा तो चेंज में हम लोग क्या करेंगे? फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो क्वांटिटी होगी वो होगी चेंज, और ये भी चेंज सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट का मतलब समझो कैसे, क्या मतलब हुआ। मान लो किसी का वेट 60 केजी है। कितना है? 60 केजी। और 60 केजी में अगर हाफ केजी, 250 ग्राम, 100 ग्राम अगर वजन ऐड होता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक ऐसी मात्रा है जिसका वैल्यू है। लेकिन अगर मान लो 0.000, मान लो किसी का वेट है 60 केजी, ना उसका वेट हो गया 60.0000 केजी। आप खुद सोचो कि ये जो डिफरेंस आएगा 60 से 60.00000 समथिंग 6, तो ये कितना छोटा सा चेंज है। क्या इसको कंसीडर करने लायक चेंज है? तो जवाब है एब्सोल्युटली नो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत छोटा चेंज हो गया। अगर ये 60 के बजाय 60.4 केजी होता, 60 से बढ़ के क्या होता? 60.4, तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है। मतलब 0.4 एक ऐसा चेंज है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो, या यूं कहो कि थोड़ा बड़ा चेंज। तो क्वांटिटी में अगर लार्ज चेंज होगा, थोड़ा बड़ा होगा, सिग्निफिकेंट होगा, लार्ज करना सही नहीं रहेगा, आप बोलो कि सिग्निफिकेंट, जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे, दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो ऐसे चेंज को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों? डेल्टा का यूज करेंगे। अब आगे से तुमको दिखाई पड़ जाएगा लिखा हुआ डेल्टा वी। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेल्टा वी? This is change in velocity, significant change in velocity, velocity में ठीक ठाक change, and delta v equal to v final minus v initial। समझ में आ रही है बात? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करेंगे, what you will get? You will get delta v। delta stands for significant change, like that। अगर लिखा हुआ रहेगा कहीं पे, मान लो डेल्टा p, p याद होगा तुम्हें, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा p के बारे में। व्हाट इज p? p इज द मोमेंटम। तो ये p क्या है? मोमेंटम। p इज द मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग। तो डेल्टा p का मतलब हो गया pf, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट यू विल गेट? चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब ढेरों एग्जांपल लिखा जा सकता है। डेल के फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज kf माइनस ki, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों, आज से फिजिक्स में जब कभी भी अपने को डेल्टा दिखेगा, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंज? दिस चेंज इज सिग्निफिकेंट, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस चेंज। ओके, तो राइट डाउन कर लो इसको, ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूं। तो बच्चों, नेक्स्ट टर्म है अपना डी। तो कहोगे ये डी क्या है भाई? ये तो एबीसीडी वाला डी है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है, ये डी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में, मैथ में इसका कुछ एक अलग सिग्निफिकेंस है।
इसका एक अलग वैल्यू है। कुछ देर पहले आपने देखा डेल्टा, डेल्टा स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट चेंज। तो फिर आप बोलोगे कि सर अगर चेंज बहुत छोटा हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो कि अगर किसी का वेट, इनिशियल वेट 60 kg एंड फाइनल वेट जो है उसका वो है 60.00000002 kg। तो ये जो चेंज है, दिस चेंज इज ऑलमोस्ट जीरो। इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली, ठीक है निग्लेक्ट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ चेंज बाय डेल्टा, बट हमारे पास एक सिंबल है जिसका नाम है डी। अगर हम लोग डी किसी के आगे लगा हुआ हो, कोई भी क्वांटिटी के सिंबल के आगे अगर डी लगा हुआ है, अगर डी वहां पे प्रेजेंट है, तो वो डी ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इस क्वांटिटी का एक बहुत छोटा सा चेंज है। ओके, तो हम लोग डी के बारे में बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स वेरी, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, इट रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेरी स्मॉल, या जिसको बोल सकते हैं इनसिग्निफिकेंट, मतलब दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इट रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी है ना दोस्तों। तो ये किसी भी क्वांटिटी के बहुत छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करने में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर लिखा हुआ हो कहीं पे डेल्टा वी, तो डेल्टा वी मीन्स व्हाट? दिस इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डी याद रखना है, डी अगेन रिप्रेजेंट चेंज को ही करता है, लेकिन बहुत छोटे से चेंज को। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। या फिर अगर आपका यहां पर लिखा हुआ है डीपी, तो डीपी इज अगेन पीएफ माइनस पीआई, एंड ये भी जो आपका होगा वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो कभी बुक में ना आप ऐसा लिखा हुआ देखते होगे, जैसे मान लो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। और ये अगर चेंज आपका टेंड्स टू जीरो हो जाए, डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो, ये जो एरो देख रहे हो ना, एरो, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, मतलब जीरो के लगभग, नॉट एब्सोल्युटली जीरो के बराबर, जीरो के लगभग। अगर ये चेंज जीरो के पास पहुंच जाए, तो डेल्टा वी अगर टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर देंगे? डीवी। बात समझे ना क्या हुआ? डेल्टा वी इज द सिग्निफिकेंट चेंज। अगर इसकी वैल्यू रिड्यूस होके ऑलमोस्ट जीरो के लगभग हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डीवी। ओके, तो डी का मतलब, डी जब भी आपको दिखे तो इसको लेके बहुत टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। दिस रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल चेंज। ठीक, आप इसको राइट डाउन कर लो। अब देखो डी के बारे में एक बात और बताता हूं, आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब एक पॉइंट और देखते हैं हम लोग। ये जो है डी को लेके ही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि डी आपको स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट चेंज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डी का एक और काम है, ठीक है ना? ये डेल्टा का काम नहीं है, लेकिन डी का एक और काम है। देखो मैं लिखता हूं, it is also used to represent, it is also used to represent small या insignificant
significant quantity of physical quantity। जैसे देखो, मेरा कहने का मतलब यह है कि D हमेशा स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। D कभी कभी ना स्मॉल क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा, मैग्नीट्यूड, जैसे देखो अगर लिखा हुआ है DW, ये W स्टैंड्स फॉर वर्क। अगर ये लिखा हुआ है DW, तो DW का मतलब ये नहीं है आपका कि DW मतलब छोटा सा चेंज इन वर्क, स्मॉल चेंज इन वर्क, ये ऐसे नहीं बोलेंगे। DW का मतलब होगा वेरी स्मॉल वर्क डन, है ना। अगर कहीं लिखा हुआ है DQ, क्यू से फिजिक्स में ना हम लोग चार्ज के बारे में बोलते हैं, तो DQ का मतलब चेंज इन चार्ज नहीं होगा। DQ का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल चार्ज। तो भाई ऐसा है, तो कहोगे कि सर हम लोग को पता कैसे चलेगा? तो जब तुम चैप्टर पढ़ोगे, जब क्वांटिटीज को देखोगे, तो तुम्हें खुद ही अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी कि कब D का यूज हमने स्मॉल चेंज के लिए किया है, कब स्मॉल क्वांटिटी के लिए किया है। जैसे मान लो कि अगर एक रॉड है, ध्यान से सुनना, इस रॉड की लंबाई है, लेंथ है L, इसकी लंबाई है आपका L, ठीक है। तो मान लो ये रॉड की लेंथ है L। अब ये एक बड़ा सा रॉड है, लेकिन अगर इस रॉड के किसी छोटे से पोर्शन, अब ये कहोगे ये बहुत छोटा तो नहीं है, मैं बोर्ड पे उतना छोटा बना नहीं सकता, ये बहुत छोटा है, अज्यूम करो ये बहुत छोटा है। तो इस बहुत छोटे से पोर्शन का जो लेंथ होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, DL से। तो DL का मतलब चेंज इन लेंथ नहीं हुआ, DL जो हुआ इस पूरे रॉड का एक स्मॉल पोर्शन हुआ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि D का दो यूज हो गया, डेल्टा का एक ही यूज है कि ये हमेशा सिग्निफिकेंट चेंज को दिखाएगा, जबकि D आपका वेरी स्मॉल चेंज को भी दिखा सकता है दोस्तों, और साथ ही साथ आपका वेरी स्मॉल क्वांटिटी को भी। तो यहां हम लिख सकते हैं वेरी स्मॉल लेंथ। ओके, तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो इसको आप ढंग से इसको आप राइट डाउन कर लेना और नोट्स बनाना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जब वीडियो अपलोड होता है तो आप उस दिन ही चीजों को राइट डाउन किया करो, ठीक है ना। उसको वीडियो को ना कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो आप यहाँ पे जैसे इन चीजों को आप लिख लेंगे, अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, आगे पढ़ेंगे। और कहीं कोई डाउट हो तो आपको तो नंबर बता दिया गया, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर दो। ओके, थैंक यू।